हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सीए वीरेंद्र कुमार गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40। Objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for investment property and related disclosure requirements. What is the scope of this standard? This standard shall be applied in the recognition, measurement and disclosure of investment property. This standard does not apply to A. Biological assets related to agriculture activity. IAS 41 applies to that, and IAS 16 property, plant and equipment. And B part, mineral rights and mineral reserves such as oil, natural gas and similar non-regenerative resources. So this standard does not apply to these both. तो ये जो स्टैंडर्ड है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर पर लागू होता है। इसका जो स्कोप है वो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर पर है, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये स्टैंडर्ड इन दो चीजों पर अप्लाई नहीं होता, बायोलॉजिकल एसेट जिस पर IAS 41 और IAS 16 अप्लाई होता है, और सेकंड मिनरल राइट एंड मिनरल रिजर्व जो कि ऑयल, नेचुरल गैस और सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज हैं। यदि दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, या एक पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, हेल्ड बाय ओनर और बाय द लेसी। तो जो ओनर है, जिसकी हम फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की, लैंड की, बिल्डिंग की या पार्ट ऑफ बिल्डिंग की। और वो क्यों रखा हुआ है उसने? टू अर्न रेंटल। फ्यूचर में वो उस प्रॉपर्टी को या तो रेंट पे देने वाला है, या ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी रेंट पे है, या फिर अगर रेंट पे नहीं देने वाला तो वो उस प्रॉपर्टी को इसलिए इन्वेस्ट किया है कि उसकी फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन होगी और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तब वो उसको बेच देंगे। लेकिन ये दोनों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। जो बिल्डिंग, लैंड यूज होती है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो कोई ऐसी कंपनी है जो अपने स्टाफ के लिए कोई बिल्डिंग यूज कर रही है या किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, उनके पास जो बिल्डिंग्स होती हैं वो एज ए स्टॉक होती हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। यदि किसी के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोटा सा पार्ट है, यानी इममेटीरियल है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं और उस पर IAS 16 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ही लगा सकते हैं, क्योंकि इममेटीरियल चीजों के लिए अलग से एक स्टैंडर्ड लगाना जरूरी नहीं है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, जो नीचे की 3 फ्लोर है वो बिजनेस में यूज हो रही हैं, तीनों फ्लोर पे स्टाफ बैठता है, लेकिन जो चौथी फ्लोर है वो रेंट पे दी हुई है और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ओनर ने रखी है। तो जो सिर्फ 4th फ्लोर है उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे और उस 4th फ्लोर पर IAS 40 लगेगा, और जो नीचे की 3 फ्लोर हैं उस पर IAS 16 लगेगा। Recognition and owned investment property shall be recognized as an asset when and only when। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उस कंपनी की ओन्ड है वो कब रिकॉग्नाइज की जाएगी? जब ये प्रोबेबल है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, या तो उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम होगी या फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी और फ्यूचर में हमें गेन होगा। तो प्रोबेबल होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलने चाहिए, बेनिफिट मिलेंगे। सेकंड, द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो हम अच्छे से मेजर कर पाए कि इस, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था 4 फ्लोर का, तो चौथी फ्लोर की जो कॉस्ट है हमें पता हो कि 1 करोड़ है या 2 करोड़, तो उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड होनी चाहिए, तभी हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। आपने एक बार स्टार्टिंग में जब आपके पास प्रॉपर्टी आई उसको रिकॉग्नाइज कर लिया बुक्स में, लेकिन अब हर साल जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, किस वैल्यू पर? तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? एंटिटी शेल चूज एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी आइदर द फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल
एंड शेल अप्लाई दैट पॉलिसी टू ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप या तो फेयर वैल्यू मेथड ले सकते हैं या कॉस्ट मेथड ले सकते हैं, लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सभी के ऊपर सेम मेथड लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 10 बिल्डिंग है और 10 की 10 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 5 पे आप फेयर वैल्यू लगा दें और 5 पे कॉस्ट मॉडल। तो सभी प्रॉपर्टी पे एक ही मेथड लगाना है, जो भी आप सिलेक्ट करें, आप आजाद हैं उस मेथड को सिलेक्ट करने के लिए। This standard requires all entities to measure the fair value of investment property for the purpose of either measurement if the entity uses the fair value model or disclosure if it uses the cost model। तो स्टैंडर्ड सभी जो एंटिटीज है उन्हें रिकमेंड करता है कि वो सभी प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू मेजर करें। अगर कंपनी फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रही है तो उन्हें वैसे ही मेजर करना है, लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है तब भी हमें नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना है कि इन प्रॉपर्टीज की फेयर मार्केट वैल्यू ये है और हम इसे कॉस्ट मॉडल पे दिखा रहे हैं। लेकिन एन एंटिटी इज एनकरेज्ड, रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है, बट नॉट रिक्वायर्ड टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हु होल्ड ए रिकॉग्नाइज्ड एंड रेलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये मैंडेटरी नहीं कर रहे कि सभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू आप किसी जैसे आर्किटेक्ट होते हैं या इंजीनियर होते हैं उनसे वैल्यूएशन कराएं, क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है। तो आप अपने किसी जो आपको कम से कम कॉस्ट पड़े उस तरीके से फेयर वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से उसकी रिपोर्ट लें। कॉस्ट वैल्यू कैसे निर्धारित करते हैं? जो इनिशियल कॉस्ट होती है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस। तो ये हर साल जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो इस तरह से निकाली जाएगी। अब देखिए क्राइटेरिया, हम IAS 16 जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। जो इनिशियल मेजरमेंट होता है IAS 16 PPE में कॉस्ट पे होता है और IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी कॉस्ट पे होता है। इन दोनों इनिशियल मेजरमेंट में दोनों स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं है। जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है हर साल जब फाइनेंशियल बनते हैं एंड ऑफ द ईयर, तो PPE में कॉस्ट या रिवोल्यूशन अमाउंट पे हम कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू पे। जो डेप्रिसिएशन होता है वो PPE में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, क्योंकि हम उसको फेयर वैल्यू निकालते हैं और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है ड्यूरिंग द 2 years वैल्यू वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, जो नीचे में दिखाता हूं। रेवोल्यूशन गेन या लॉस जो है वो OCI में जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और P&L में नहीं जाता है। और जो फेयर वैल्यू में डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और OCI में नहीं जाता है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो मैं बताना चाहता था आपको PPE और IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। एक बिल्डिंग थी जो 1 जनवरी से 30 जून तक बिजनेस में यूज हुई और 1 जुलाई से रेंट पे दे दी गई। तो जो पहले 6 महीने हैं उन 6 महीनों में IAS 16 लगेगा, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उस 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और तब जो वैल्यू बचेगी तब हम उसका रिवोल्यूशन रिजर्व करेंगे, जो भी वैल्यू होगी डिफरेंस होगा गेन लॉस OCI में जाएगा। अब जब एंड ऑफ द ईयर जब हम उसका फेयर वैल्यू देखेंगे और जो भी डिफरेंस होगा रिवोल्यूशन वैल्यू और फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, वो जो डिफरेंस होगा लास्ट 6 मंथ का, उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा, गेन हो या लॉस हो। अब फेयर वैल्यू मॉडल क्या होता है? आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, जब हम इनिशियल रिकॉग्नाइज करते हैं कॉस्ट पर, एंटिटी जो फेयर वैल्यू मेथड चूज करती है तो वो सभी प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू पे मेजर करेगी। लेकिन एक गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम, जो भी गेन या लॉस होगा, मान लीजिए कि 31 मार्च 2022 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी और 31 मार्च 2023 को जब आपने फेयर वैल्यू निकाली मार्केट से 1 करोड़ 10 लाख आई, तो ये 10 लाख का जो गेन है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है और आपकी बैलेंस शीट में जो प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो 1 करोड़ 10 लाख पे दिखाई देगी। तो a gain or loss arising from change in the fair value of investment property shall be recognized in P&L for the period in which it arises. Investment property is not depreciated. अब कई केसेस में होता है कि हम पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं
और क्योंकि स्टैंडर्ड परमिट करता है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कंपनी ने फेयर मार्केट वैल्यू मेथड चूज की और 1-2 साल के बाद वो कॉस्ट मेथड पे जाना चाहती है, तब क्या होगा? तो यदि आप कॉस्ट मेथड से फेयर मार्केट वैल्यू पे जाना चाहते हैं तो सभी जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं या सभी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इसका वेलकम करती हैं, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू एक बेस्ट मेथड है और आप कॉस्ट से फेयर मार्केट वैल्यू जाएंगे तो आपको अलाउड है। लेकिन आपने पहले फेयर मार्केट वैल्यू ली थी, अब कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहते हैं, तो ये एप्रिसिएटेड नहीं है और आपको ऐसा करने से पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप फेयर मार्केट वैल्यू मेथड से कॉस्ट मॉडल पे क्यों जाना चाहते हैं। और यदि आप फेल होते हैं उसे जस्टिफाई करने में तो आप फेयर मार्केट वैल्यू जो कॉस्ट मॉडल है उसमें नहीं जा सकते और ज्यादातर केसेस में आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनिशियली जब भी आप मेथड का चुनाव करें कि कॉस्ट मेथड लेनी है या फेयर मार्केट वैल्यू, सोच समझ कर चूज करें, क्योंकि कॉस्ट से फेयर मार्केट वैल्यू पे जाना इजी है लेकिन एफएमवी टू कॉस्ट मॉडल जाना आसान नहीं है। अब देखते हैं हम इस स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर क्या क्या करने पड़ते हैं। एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज, सबसे पहला तो ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मेथड चूज की है, फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट मॉडल। सेकंड, जब क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाए, द क्राइटेरिया इट यूजेस टू डिस्टिंग, तो मान लीजिए कि कंपनी ये नहीं डिसाइड कर पा रही है कि एक कोई बिल्डिंग है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, तो वो जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि कौन सी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाता है, कौन सी ओनर ऑक्युपाइड और कौन सी प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, तो वो जो क्राइटेरिया है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। C. The extent to which the fair market value of investment property as measured or disclosed in the financial statement is based on evaluation by independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in location and category of the investment property. If there has been no such valuation check, the fact shall be disclosed. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आपको इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यू कराना रिकमेंडेड है बट मैंडेटरी नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराया है तो आपको ये डिस्क्लोज करना है कि टोटल प्रॉपर्टीज में से कितने % आपने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यू कराया है और कितने नहीं। यदि आपने कुछ भी नहीं कराया है, कोई वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यू से नहीं कराया है, तो वो फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि देयर हैज बीन नो सच वैल्यूएशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। डी जो पॉइंट है डिस्क्लोजर का वो है अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रॉफिट और लॉस, कितना ऐसा अमाउंट है जो फेयर मार्केट वैल्यू के कारण, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और इस साल 1 करोड़ 10 की हो गई फेयर वैल्यू, तो 10 लाख रुपए आपने P&L में ले गए, तो वो अमाउंट जितनी भी आप P&L में लेके गए हैं वो भी अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। Fair value model. In addition to the above disclosure, an entity that applies the fair value model shall disclose a reconciliation between the carrying amount of investment property at the beginning and at the end of the period. इसके अलावा और क्या डिस्क्लोजर है, तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर प्लस एडजस्टमेंट ड्यू टू फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंसेस माइनस एनी सेल एनी इंपेयरमेंट एंड क्लोजिंग। तो इस तरह से एक रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी आपको सभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि जो कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करती हैं वो कैसे दिखती हैं। अब देखिए हम एक क्विज करते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज दिस स्टेटमेंट डिफाइन द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन। तो जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेने के लिए स्टार्टिंग में देते हैं वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ए ऑप्शन कॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी अर्निंग रेंटल ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ये भी होती है, यूज्ड इन बिजनेस, तो सी ऑप्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन, if a property is partly an investment property and partly owner occupied, the firm should account for the property as investment property, each portion should be accounted for separately or owner occupied। क्योंकि दो पार्ट हैं और एक यूज होता है बिजनेस में और एक होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो हम इसका ऑप्शन है बी, ईच पोर्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। क्वेश्चन 4, a gain arising from change in fair value of investment property should be recorded
ए रिवोल्यूशन रिजर्व जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल ही नहीं होता, बी प्रॉफिट एंड लॉस, सी एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसका आंसर है बी, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। अब मैं आपको सैंपल फाइनेंशियल दिखाता हूं कि कंपनियों की बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे दिखती है। तो देखिए ऐसे ये नोट स्टॉक अकाउंट में दी जाती है। द आईपी ग्रुप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। देखिए ये दिखाया गया है कि ये फेयर वैल्यू मेथड चूज की गई है। द ग्रुप होल्ड 7 क्लासेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्राइटेरिया बता रहे हैं, बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल इन ईच ऑफ द यूके, जर्मनी, हांगकांग एंड ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अंडर डेवलपमेंट इन जर्मनी। देखिए सैंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी लगती है जहां पे आपको रिकंसिलेशन भी मिलेगी और फेयर मार्केट वैल्यू भी मिलेगी, सब मिलेगा। देखिए सबसे पहले फेयर वैल्यू एट 1 जनवरी ये दे दी प्रॉपर्टी वाइज। उसके बाद ट्रांसफर टू फ्रॉम लेवल 3, एडिशन कितने हुए, डायरेक्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस, कैपिटलाइज लेटिंग फीस, ये सारे एक ऑप्शन दिए। उसके बाद डिस्पोजल दिया। उसके नीचे देखिए नेट गेन लॉस फ्रॉम फेयर मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और उसके बाद करेंसी ट्रांसलेशन ड्यू टू फॉरेक्स डिफरेंसेस और मार्केट वैल्यू एज पर एक्सटर्नल वैल्यूएशन रिपोर्ट। देखिए उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने सभी प्रॉपर्टीज का एक्सटर्नल वैल्यूएशन लिया है। लीज लायबिलिटीज और फेयर वैल्यू यानी कि क्लोजिंग वैल्यू एज ऑन दिसंबर। तो जो जो मैंने आपको बताया कि डिस्क्लोजर देना है वो सभी डिस्क्लोजर इस टेबल में बखूबी दिए गए हैं। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि कंपनीज की बैलेंस शीट में एक्चुअली में ये कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखिए और भी नोट्स टू अकाउंट में है ये। द ग्रुप पॉलिसी इज टू रिकॉग्नाइज ट्रांसफर इनटू एंड आउट ऑफ फेयर वैल्यू हायरार्की लेवल एज एट द डेट ऑफ द इवेंट और चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ट्रांसफर। The group completed the redevelopment of an office building in the UK during the year. During the redevelopment, the valuation technique used significant unobservable inputs such that the fair value measurement was classified as level 3. On completion of the redevelopment, the property is now valued using the sale comparison approach, which uses significant observable inputs. The fair value investment has therefore been done reclassified to level 2. तो ये सारे के सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं क्योंकि वो मेजर प्रॉपर्टी होगी, तो ऐसे करके ये सारे डिस्क्लोजर हमें देने पड़ते हैं। कोई भी यदि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले और ये वो अच्छी तरह से समझ पाएं। और आप इस वीडियो को जब देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी IFRS पर वीडियो बना सकूं। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। थैंक यू सो मच।